Hello students, welcome to all of you in this class 9th Science. This is your chapter number 5, Fundamental Unit of Life. This is your revision number 3. Okay students, in the previous class we have studied to this chapter completely. Okay students, in this class we will take revision of this chapter, Fundamental Unit of Life. Okay students, हमने पिछले चैप्टर्स में इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो आपको बताया गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो बच्चों क्या होता है, डेट इज नोन एज सेल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था बच्चों यहाँ पर सेल के बारे में। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों मैंने सेल के बारे में आपको समझाया था, इसका हम रिवीजन जो है हम पहले कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हाफ चैप्टर हम पहले रिवीजन कर चुके हैं। हम जिन पॉइंट्स का हम रिवीजन कर चुके हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंड जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। जो हमारे रिमेनिंग पोर्शन था उस चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों आपका डिस्कवरी ऑफ सेल। तो बच्चों जैसे कि आपको बताया गया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑल द फंक्शंस इन द बॉडी आर फंक्शनड बाय द सेल। ओके स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी बच्चों? डिस्कवरी ऑफ सेल इज डन बाय द रॉबर्ट हुक ने इसको किया था। ओके स्टूडेंट, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी में कुछ मैंने आपको पॉइंट्स आपको लिखवाए थे बच्चों। सेल थ्योरी जो है सेक्लिडन एंड सेक्वान ने बच्चों दी थी, तो उसके बारे में क्या पॉइंट्स हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेल थ्योरी का, तो इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों हमारा सेल नंबर और साइज एंड शेप। तो बच्चों मैंने सेल को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया था बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड साइज एंड शेप के बारे में। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमने जो इसमें पढ़ा था इस चैप्टर में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो बच्चों सेल जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है इसके बारे में हमने पूरा कंप्लीट स्टडी किया था। यहाँ पर हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी स्टडी किया था बच्चों इस चैप्टर में, जिसका हम आज रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इसके फंक्शंस क्या हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने बच्चों इसमें स्टडी किया था न्यूक्लियस के बारे में। स्टडी किया था न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, ये न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। ये कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ सेल। सेल के अंदर बच्चों एक पार्ट पाया जाता है डेट इज नोन एज साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों? सेल ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में हमने स्टडी किया था बच्चों। यहाँ पर आज हम फिर स्टडी करने वाले हैं। फिर मैंने बच्चों आपको प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल्स के बारे में बताया था। प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल्स। तो बच्चों इसका डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी बच्चों को इस पर बहुत ध्यान से फोकस करना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों आपका प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में।
तो बच्चों प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डिफरेंस है, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों इसका। तो ये डिफरेंस सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। डिफरेंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। चैप्टर मैंने जब आपको पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये वो पॉइंट्स हैं जिसका रिवीजन हम इस क्लास में हम देखेंगे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, नंबर, सेल नंबर, शेप एंड साइज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में मैंने आपको समझाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तक, यहाँ तक हम ये टॉपिक्स आपको हम रिवीजन क्लास में भी समझा चुके हैं। तो आज की क्लास में जो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज़ नोन एज न्यूक्लियस के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस क्या है विद डायग्राम, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे आपको ये पता चले कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से रिवीजन को, इम्पोर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ओस्मोसिस के बारे में मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपसे। इंपॉर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस क्या है? सबसे पहले ओस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस से। तो बच्चों ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, इसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस आपकी किस किस में वर्क करता है बच्चों, देखें यहाँ से। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। तो बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टेक्स प्लेस बाय द ओस्मोसिस। जो आपकी सेल टू सेल जो प्रोसेस होती है किसी भी न्यूट्रिएंट्स की, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है बच्चों, तो जो प्रोसेस ली जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए तो उसे हम बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपके टू टाइप्स के ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, डेट इज़ नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं आप जैसे इन लेक्चर्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बच्चों आपका रिविजन चल रहा है, तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए। The movement of the molecule by diffusion or osmosis is called passive transport. The movement of molecule by the diffusion or osmosis और diffusion, ठीक है बच्चों। osmosis और diffusion से जो molecules का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट में no energy is spent by the cell during transport of molecules from higher concentration to the lower concentration। तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों इस ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी इज स्पेंट बाय द सेल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों देखेंगे हम यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चों? इन लिविंग सेल्स सम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टू द सेल इन हैविंग देयर हायर कंसंट्रेशन। तो बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको बताया जा रहा है कि आउटसाइड दो सेल की जो कंसंट्रेशन है या वाटर मॉलिक्यूल्स की जो भी कंसंट्रेशन है वो लोअर कंसंट्रेशन है, और इनसाइड द सेल आपकी हायर कंसंट्रेशन होती है, वहाँ पर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है। ओके स्टूडेंट्स, द मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपको यहाँ पर बताया गया है, द सेल स्पेंड एनर्जी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। तो यानी बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो सेल है वो एनर्जी को स्पेंड करता है, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी इज स्पेंड बाय द सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नोट करिए सभी। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस क्या है बच्चों। एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस ये आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। टेकिंग इन मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडो और एक होता है बच्चों एक्सो, ठीक है। एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है बच्चों। टेकिंग इन यानी अंदर लेना,
मैक्रोमोलिक्यूल्स को बाय द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोसाइटोसिस। ओके स्टूडेंट, फैगोसाइटोसिस क्या होता है? एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मुंह में रखकर उसे क्या नाम बॉडी के अंदर लेके जाना। एनगल्फिंग सॉलिड फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। एनगल्फ करना, किसी भी पार्टिकल को अंदर लेना, ठीक है, सॉलिड फूड पार्टिकल्स, इस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इससे क्या बोलते हैं बच्चों? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसकी वजह से होता है बच्चों? बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसी की वजह से ही एनगल्फ किया जाएगा सॉलिड फूड वगैरह। तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया है बच्चों यहाँ पर अमीबा का, सभी बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर अमीबा ऑब्टेन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड WBC एनगल्फ माइक्रोब्स बाय द फैगोसाइटोसिस एंड देयर टॉक्सिन्स बाय द एंडोसाइटोसिस। तो बच्चों हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जो भी एनगल्फिंग फूड हो रहा है उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों फैगोसाइटोसिस। और जो WBC की जो प्रॉपर्टी है, वाइट ब्लड सेल्स की जो प्रॉपर्टी है, वो भी एनगल्फ करते हैं माइक्रोब्स को बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, एंड देयर टॉक्सिन्स बाय द एंडोसाइटोसिस। और जो टॉक्सिन्स हैं उनको जो एनगल्फ करने का काम होता है, उस प्रोसेस में हम बोलते हैं बच्चों उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस। नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल वॉल। तो बच्चों सेल वॉल की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। आउटरमोस्ट रिजिड डेड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव लेयर फाउंड ऑन द प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड इन सम प्रोटिस्टा बट नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट वो रिजिड होती है, यानी स्ट्रक्चर को क्या ना सेल स्ट्रक्चर को वो रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है बच्चों। डेड होती है, प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को। एंड सपोर्टिव लेयर फाउंड ऑन द प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। कुछ आपके सेल्स बैक्टीरिया में भी पाई जाती है बच्चों, साइनोबैक्टीरिया एंड इन सम प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था बच्चों? रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1666 में। ठीक है बच्चों, इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आउटसाइड लाई करती है क्या बच्चों? सेल वॉल। तो सभी बच्चे ये पॉइंट नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर सेल वॉल का। सेल वॉल इट प्रोवाइड द शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये जो है रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है सेल को। इन प्लांट्स जो सेल वॉल मेडअप ऑफ होती है बच्चों सेलुलोज से बनी होती है। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको सेलुलोज से बनी होती है। ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज क्या होता है बच्चों? ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इन फंगाई इट इज मेड अप ऑफ चिटिन। ये फंगाई में किस चीज़ की बनी होती है बच्चों? चिटिन की बनी होती है। चिटिन क्या होता है? ए पॉलीमर ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है बच्चों, ये इसका बना होता है। इन प्रोकार्योट इट इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स। तो बच्चों बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, प्रोकार्योट्स में ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, इट काउंट्रैक्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर बाय द वॉल प्रेशर, रिस्ट्रिक्ट एंडोस्मोसिस एंड प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है जो सेल वॉल है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कराती है? वो रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है एंडोस्मोसिस को। एंडो मतलब जो मैंने आपको बताया जो सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल जाते हैं, ठीक, उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है उसको रोकती है कौन? सेल वॉल। एंड प्रिवेंट करती है, सेल को बचाती है ब्रस्ट होने से, ठीक है, इन हाइपोटेनिक सोल्यूशन। हाइपोटेनिक सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें आपका कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ज़्यादा होती है देन कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका being highly permeable cell wall permit free movement of substance in and out of the cell। यानी जो हमारा सेल वॉल होती है वो हमारी सेमी हाईली परमेबल होती है, जिसकी वजह से ये परमिट करती है मूवमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर आने से और सेल के बाहर जाने से ये मूवमेंट्स को ये क्या करती है? रेगुलेट करती है और इसे परमिट करती है, उसे अलाउ करती है। यहाँ पर बच्चों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डज द सेल सेट टू एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको दिया था, काफ़ी बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, मैंने देखा था बच्चों के होमवर्क, आप सभी के होमवर्क में मैंने चेक किया था,
तो जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिया था वो बच्चों, आप सभी बच्चे इसे एनसीईआरटी की बुक से आप ढूंढिए, इसमें देखिए आप, और इसका होमवर्क करके आप मुझे सेंड करिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे का गलत होगा तो उसका सही जवाब आपको दिया जाएगा। तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा ये पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आपको दिखाया है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइबोसोम्स इसका आउटर स्ट्रक्चर पे यहाँ पर दिखाए गए हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर पोर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है। और इनको जो पेनिकुलर जो बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पर, हाँ, जो मेम्ब्रेन्स के बीच में, जिसे हम पेनिकुलर स्पेस बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर बनता है बच्चों आपका न्यूक्लियर एनवेलप। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। न्यूक्लियस, इट इज एन इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट्स शो वेरिएशन शेप एंड नंबर, ये आपका शेप में और नंबर में डिफरेंट हो सकते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। मोस्ट ऑफ द सेल आर मोनोकार्योटिक, काफ़ी सारे सेल जो है मोनोकार्योटिक होते हैं। मोनोकार्योटिक मतलब क्या होता है बच्चों, जिनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। बट आरबीसी ऑफ मैमल्स आर इन्यूक्लिएट, पैरामीशियम आर बाइन्यूक्लिएट, ओप्लिनिया इज मल्टीन्यूक्लिएट। यहाँ पर आपको बताया गया आरबीसी आपकी इन्यूक्लिएट होती है जिनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएट जिसमें डबल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एंड ओप्लिमिनिया में आपके मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसका डिस्कवर किसने किया था बच्चों, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर है स्टूडेंट्स। इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और जिनोफोर। तो बेटा इन प्रोकैरियोटिक सेल में इसको जो न्यूक्लियस को जो है न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड और जिनोफोर भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे यहाँ पर, इट इज जनरली स्फेरिकल और ओवल इन शेप। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 4 कंपोनेंट। यहाँ पर आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है, वन बाय वन चलो इन्हें स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट कंपोनेंट आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज बाइलेयर्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी बाइलेयर्ड होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। It has nuclear pores that allow exchange of substance between the nucleus and cytoplasm. तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया था, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है, कुछ पोर्स पाए जाते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज़ बाइलेयर्ड होती है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। इट हैज़ न्यूक्लियर पोर्स दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसका, पहले हमने पढ़ा बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। सेकंड पार्ट है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड पार्ट है आपका न्यूक्लियोलस, नंबर 4 है आपका क्रोमैटिन मटेरियल। इन सबको मिलाकर बनता है बच्चों आपका न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस हैज क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस। तो बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है बच्चों न्यूक्लियोलस क्या है, इट इज ऑब्जर्व बाय द फोंटाना। न्यूक्लियोलस को किसने डिस्कवर किया था बच्चों, फोंटाना ने। मोस्ट प्रोमिनेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल, it is a storehouse of RNA. It helps in synthesis of ribosomes. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियोलस जो होता है स्टोर हाउस होता है बच्चों आरएनए का। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियोलस इसमें भी हेल्प करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर बताया है, नोट करना है आपको, न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, लास्ट पॉइंट आपका न्यूक्लियस का, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल को डब्ल्यू फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इट इज मेड अप ऑफ जीन्स। जीन्स आर लीनियरली अरेंज ऑन द डीएनए डाईराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका चेंज इन डीएनए। डीएनए में जो चेंज होता है, इट प्रोड्यूस वेरिएशंस। अगर डीएनए में चेंज होगा तो वो वेरिएशंस को प्रोड्यूस करेगा। और आपके जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, डीएनए पर होते हैं। और जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसमें जो रोल होता है वो जीन्स का रोल होता है। ओके स्टूडेंट, अगर चेंज होगा डीएनए में तो वहाँ पर बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलेंगी। सिंस डीएनए कैन बी कलर्ड, ठीक है, या स्टेन्ड एंड इज द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है बच्चों, जो डीएनए जो है आपका, ठीक है, जो डीएनए है वो कलर्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। बाय कूलिंग, अगर हम कंडेंस कर दें, कंडेंसेशन कर दें किसका बच्चों, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल्स कैन फॉर्म क्रोमोसोम्स।
तो क्रोमैटिन मटेरियल क्या बना लेता है बच्चों, क्रोमोसोम्स बना लेता है। बाय कूलिंग क्रोमैटिन मटेरियल्स कैन फॉर्म क्रोमोसोम्स। ओके स्टूडेंट, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बच्चों हमको यहाँ पर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है बच्चों, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है अपियर होते हैं ओनली एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। इट अपियर्स बाय कूलिंग ऑफ डीएनए, जैसे कि अभी हमने आपको प्रीवियस पॉइंट में समझाया था। डीएनए कॉइल्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, तो डीएनए कॉइल कहाँ पर पाई जाती है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन के बाद। सो द क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, द टर्म क्रोमोसोम्स वर यूज्ड बाय द फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज वाल्डेयर। वाल्डेयर ने जो है सबसे पहले क्रोमोसोम्स का जो लेटर था वो इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल नहीं बच्चों यूज किया था, इसी ने ही इन्होंने डिस्कवर किया था क्रोमोसोम्स का वर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्रोमोसोम जो अपियर होते हैं वो रॉड शेप्ड और थ्रेड शेप्ड स्ट्रक्चर दोनों में पाए जाते हैं। सिंस डीएनए हैज जीन्स ऑन इट, सो डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम्स पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, ये डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं, इसीलिए डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, सिंस क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए in turn of genes, chromosomes carry genetic material from one generation to the next generation, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। बच्चों व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी क्यों बोलते हैं बच्चों इसे, बिकॉज दीज आर द रीजन फॉर द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों आपके फंक्शंस के बारे में, क्रोमोसोम्स के फंक्शंस के बारे में। ठीक है बच्चों, क्रोमोसोम्स के फंक्शन होते हैं, नंबर फर्स्ट फंक्शन है इट कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपका कहीं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। इट कंटेन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल एंड ट्रांसफर टू द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, फंक्शंस, वो बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये भी आपका फंक्शन है। इट प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, तो जो क्रोमोसोम्स का सेंट्रल रोल होता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, सेलुलर रिप्रोडक्शन में इसका यूज होता है। ठीक है बच्चों, इट डिटरमाइन द वे इन विच सेल विल डेवलप, ये एक ऐसा वे डिटरमाइन करते हैं जिसमें सेल आपका डेवलप करता है। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आता है साइटोप्लाज्म। क्या आता है बच्चों, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, ठीक है, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ द सेल आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर जो सेंटर में होता है डेट इज नोन एज न्यूक्लियस। बच्चों यहाँ पर होता है ये आया आपका न्यूक्लियस, और जो इसके बाहर जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, एंड इनसाइड द cell membrane is called cytoplasm. It has various cell organelles to perform various activities of the cell like digestion, synthesis and release of energy. ये सभी फंक्शन जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और उन सेल ऑर्गेनल्स में ये सभी फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर, साइटोप्लाज्म एक हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है बच्चों, जो बना होता है बच्चों वाटर, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक है बच्चों, साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी सेल्स ऑर्गेनल्स, इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल हैज स्पेसिफिक फंक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं बच्चों, और उनके सभी के अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। चलिए बच्चों स्टडी करते हैं इन सभी फंक्शंस, इन सभी सेल ऑर्गेनल के बारे में। तो इन सभी सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ने से पहले आप देखेंगे जो सेल ऑर्गेनल है वो भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये भी आपके डबल टाइप्स के हैं। नंबर फर्स्ट है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जो आपकी डबल मेम्ब्रेन होती हैं, जिसमें जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वॉक्यूल्स, ये सभी आपके डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं बच्चों आपके लाइसोसोम्स। ओके स्टूडेंट्स, और जो आपके विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं नंबर 3 टाइप के, इन्हें बोलते हैं बच्चों राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रियोम्स। ठीक है बच्चों, तो यही आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, तो इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे बच्चों इस चैप्टर में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और इनको स्टडी करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे नोट करिए इसे।
सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ER लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ द इनर फ्लूइड ऑफ द सेल। इनर फ्लूइड ऑफ द सेल का ये नेटवर्क होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मैंने आपको दिखाया है बच्चों। इट इज़ ऑब्जर्व बाय द ग्रेनियर, इसे ग्रेनियर ने इसे ऑब्जर्व किया था, एंड द टर्म वाज गिवन बाय द पोर्टर। और जो एंडोप्लाज्मिक जो टर्म है ये बच्चों पोर्टर ने 1952 में दी थी। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोकार्योट्स में नहीं पाए जाते हैं बच्चों, ये केवल यूकार्योट सेल में पाए जाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द 3 टाइप ऑफ द एलिमेंट, क्रिस्टनी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये केवल 3 टाइप ऑफ एलिमेंट से बने होते हैं बच्चों, क्रिस्टनी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, इट इज ऑफ द 2 टाइप। ठीक है, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से। नंबर फर्स्ट होता है आपका SER, जिसे बोलते हैं बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नंबर सेकंड होता है आपका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है बच्चों, मेम्ब्रेन ऑफ SER आर स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच टू देम। ठीक है, तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं SER। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं उन्हें बोलते हैं हम RER। ठीक है बच्चों, राइबोसोम्स अटैच टू द आउटर सरफेस इज कॉल्ड एज द RER मेम्ब्रेन्स, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो देखेंगे सभी बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल ये प्रोवाइड कराते हैं बच्चों। इट्स चैनल फ्रॉम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट्स चैनल फ्रॉम, जो इसका जो चैनल है ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मिलकर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आफ्टर एवरी सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, एवरी सेल डिवीजन के बाद ये न्यू मेम्ब्रेन को जनरेट करता है, बनाता है। ठीक है बच्चों, SER और RER का ये मेन पॉइंट है बच्चों, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। SER टेक पार्ट इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स, एंड RER हेल्प इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। लास्ट पॉइंट में बच्चों मैंने आपको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में बताया है। ये 1 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। क्या है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द ER। लिपिड्स और प्रोटीन जो बनाए जाते हैं बच्चों, किससे बनाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, एंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी मेम्ब्रेन का बनना। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को डिस्क्राइब किया था बच्चों कैमिलियो गोल्गी ने। ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं बच्चों, वैक्यूल, क्रिस्टनी, वेसिकल्स, क्रिस्टल मेम्ब्रेन और इंटरक्रिस्टनल स्पेस एंड वेसिकल्स। ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो मिलकर बनाते हैं दैट इज नोन एज गोल्गी एपरेटस। ओके स्टूडेंट्स, किसने डिस्कवर किया था? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैमिलियो गोल्गी ने किया था बच्चों। इन एनिमल सेल इट लाई अबव द न्यूक्लियस, इन प्लांट सेल इट इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड इज कॉल्ड डिक्टोसोम्स। तो ये प्लांट सेल में ये स्कैटर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम डिक्टोसोम्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ द क्रिस्टनी, वोक्यूल्स एंड वेसिकल्स। गोल्गी एपरेटस आपके 3 पार्ट में कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, क्रिस्टनी, वोक्यूल्स और वेसिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपका। गोल्गी एपरेटस हेल्प इन पैकिंग एंड dispatching various materials synthesized near ER to the inside and outside। गोल्गी एपरेटस से हेल्प करते हैं बच्चों पैकिंग करने में और डिस्पैचिंग करने में मटेरियल्स को, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाते हैं, और इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल भेजने में ये वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड गोल्गी एपरेटस आल्सो हेल्प इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। ठीक है, समटाइम्स इट मे फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। एंड लास्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपका ध्यान रखना है, इट ऑल्सो फॉर्म्स लाइसोसोम्स। ये आपके लाइसोसोम्स बनाते हैं बाय कन्वर्टिंग प्रोटीन इनटू एंजाइम। जो प्रोटीन्स को एंजाइम में कन्वर्ट करके ये लाइसोसोम्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं बच्चों? गोल्गी एपरेटस। नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था बच्चों? डी ड्यूव ने 1955 में इन्हें डिस्कवर किया था। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर्म SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इसके अंदर लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये एंजाइम क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं RER को। किससे सिंथेसाइज करते हैं बच्चों? RER। और RER क्या होता है बच्चों? जिनमें आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके स्टूडेंट्स,
और लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं बच्चों इंटरसेलुलर डाइजेशन में, ठीक है, इसीलिए इन्हें डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल इनसाइड द सेल सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा। फूड के द्वारा अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई फॉरेन मटेरियल जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर वो बॉडी में आ जाता है तो लाइसोसोम्स उन्हें किल करने का वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, ऑल्सो रिमूव द worn out and poorly working cell organelles by digesting them, hence make a waste disposal system of the cell and kill the और ये क्या सिस्टम को क्लीन करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो लाइसोसोम गेट ब्रस्ट, लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाते हैं, वो फट जाते हैं और इसका जो एंजाइम होता है वो खुद ही अपने सेल को खा जाता है। ठीक है बच्चों, एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, दस लाइसोसोम्स और आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। वाई आर लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? बिकॉज ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस ऑफ द सेलुलर मेटाबॉलिज्म लाइसोसोम्स गेट ब्रस्ट एंड इट्स एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, दस लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बात बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपका, ये नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप मैंने आपको दिखाई है बच्चों, जिसमें आपके ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो ब्लैक डॉट्स हैं राइबोसोम्स हैं, ये इनर चैम्बर आपको दिखाया गया है और इस चैम्बर में कुछ लिक्विड पार्ट भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और ये कॉर्नर पार्ट को हम क्रिस्टनी बोल रहे हैं बच्चों। एंड यहाँ पर जो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं डीएनए। ओके स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इट वाज ऑब्जर्व बाय द आल्टमैन कोलिकर। द नेम माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय द बेंडा। सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था आल्टमैन कोलिकर ने, लेकिन जो नेम है माइटोकॉन्ड्रिया वो दिया था बेंडा ने। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है एंड पोरस होती है, बट इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है जैसे कि आपको दिखाया गया है बच्चों, और फिंगर लाइक होती हैं जिसमें क्रिस्टनी फॉर जनरेटिंग एटीपी रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट में आपको बताया गया बच्चों, ओन क्रिस्टनी ऑक्सिसोम्स आर प्रेजेंट विच आर द मेन साइट ऑफ एटीपी जनरेशन। एटीपी जनरेशन की जो मेन साइट होती है वो कहाँ पर होती है बच्चों? ऑक्सिसोम्स पर होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी क्रिस्टनी पर जो प्रेजेंट होती है। और क्रिस्टनी कहाँ पर दिखाया गया है बच्चों? जैसे कि मैंने आपको दिखाया क्रिस्टी। ओके स्टूडेंट, इट हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बच्चों। इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है बच्चों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द सेल, सो इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे इसे नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चे हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं बच्चों। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं बच्चों। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है बच्चों, इनकी ओवल और स्फेरिकल शेप में भी पाए जाते हैं बच्चों। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं बच्चों ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, ये लीफ में पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए इसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ये हेल्प करते हैं टू कलर द पेटल्स और द फ्रूट्स। जो फ्रूट्स और जो पेटल्स का जो कलर होता है, रेड कलर भी होता है, वाइट भी होता है बच्चों, जो भी कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है प्लांट्स में। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है और इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? टू स्टोर द स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। क्रोमोप्लास्ट किस लिए वर्क करता है बच्चों? हेल्प करता है टू कलर द पेटल्स एंड फ्रूट्स में। ये कलरलेस कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और क्लोरोप्लास्ट आपके ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो सभी बच्चे ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट, और ये आपके प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में, और इसे हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका मेन पॉइंट आता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? इट इज ऑब्जर्व बाय द क्लॉड
ठीक है, और इसको देखा जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था बच्चों, इसे हमने माइक्रोसोम कहा था बच्चों। ठीक है बच्चों, माइक्रोसोम इसे बोला गया था। ठीक है बच्चों, नेम राइबोसोम गिवन बाय द पैलिड, पैलिड ने इसे नाम दिया था। ठीक है बच्चों, राइबोसोम्स का इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था क्लॉड ने, और नेम राइबोसोम किसने दिया था, पैलिड ने। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है बच्चों ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स के कुछ बच्चों और फंक्शंस भी हैं, जैसे हम जैसे कहते हैं राइबोसोम्स को, इट इज़ द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, दीज आर ऑफ द टू टाइप्स 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, जिसमें आपकी 2 सब यूनिट होती है 50S और 30S की। 80S राइबोसोम आपके यूकैरियोट में पाए जाते हैं, इसमें भी आपकी 2 सब यूनिट होती हैं 60S और 40S की। मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों राइबोसोम्स का, मेन फंक्शन होता है दीज आर कॉल्ड साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो बच्चों इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इट इज़ एन साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका वॉक्यूल का। वॉक्यूल क्या होता है, वॉक्यूल का डायग्राम मैंने आपको दिखाया बच्चों। ठीक है, वॉक्यूल के आउटर साइड को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वॉक्यूल्स, सेल सेप एंड टोनोप्लास्ट, ये सब इसके यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं। वॉक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, यूनी मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, और ये आपका स्टोर करते हैं सॉलिड और लिक्विड न्यूट्रिएंट्स को। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये स्टोर करते हैं प्रोटीन को, अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स को। ठीक है, इन सभी को ये स्टोर करते हैं, और इट इज़ एन इसेंशियल फॉर द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं बच्चों, और जो प्लांट सेल में ये स्टोर करने का फंक्शन करते हैं अमीनो एसिड, शुगर और वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बताया इन अमीबा it is stored food, it is called the food vacuole. In some unicellular aquatic organism, vacuoles help in expelling excess water and some waste from the cell, that is called as a contractile vacuole. Aquatic organisms में जो vacuoles होते हैं वो expelled water का काम करते हैं, कुछ वेस्ट को भी बाहर करते हैं, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल्स के नाम से जानते हैं और उन्हें हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, वॉक्यूल का मेन फंक्शन होता है बच्चों टू स्टोर द फूड मटेरियल्स और द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इट इज़ फाउंड इनटू द प्लांट सेल। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। सेंट्रोसोम्स इट इज़ ऑल्सो नॉट बाउंड मेम्ब्रेन, ये क्या है, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। इट इज़ फाउंड इन एनिमल सेल, केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इट अपीयर्स एज मास कंटेनिंग 2 स्मॉल माइक्रो सिलेंड्रिकल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल्स, दे लाइज एट द राइट एंगल टू ईच अदर। बच्चों इसमें जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं और ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दे माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द पोल ऑफ द सेल, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। बाकी इसके फंक्शंस को आप ध्यान रखेंगे। फंक्शंस में इट फॉर्म्स ए स्पिंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन, बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला डेवलप टू फॉर्म द सेंट्रियोल्स, दीज आर द मेन फंक्शंस, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया फंक्शंस ऑफ वॉक्यूल्स के बारे में। वॉक्यूल का जो फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड द रिजिडिटी टू द सेल, इट स्टोर फूड मटेरियल एंड द वेस्ट प्रोडक्ट, ओस्मो रेगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, CV कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल हेल्प इन मेंटेनिंग द वेस्ट वाटर, मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस एंड एक्सक्रीशन। तो बच्चों वाटर बैलेंस टू द बॉडी को जो मेंटेन करता है दैट इज नोन एज CV कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। ये ओस्मो रेगुलेशन, ये वर्ड जो है यहाँ से जो रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बच्चों मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन टू द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, वॉक्यूल का नेक्स्ट फंक्शन होता है बच्चों डाइजेशन। फूड वॉक्यूल इन प्रोटोजोआ हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में भी हेल्प करते हैं बच्चों। सेप वॉलिक्यूल मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन प्लांट सेल्स, नीडेड वाटर एंड एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो मेन पॉइंट था बच्चों आपका, एक प्रोवाइड टर्गिडिटी वाला याद रखेंगे आप सभी, एंड डाइजेशन वाला याद कर लीजिए, एंड लास्ट में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर, दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस।
द साइज इज जनरली इज स्मॉल। प्रोकार्योटिक सेल का जो साइज होता है बच्चों स्मॉल होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है बच्चों। यूकारियोटिक सेल में साइज जनरली कितना पाया जाता है बच्चों, 5 to 100 माइक्रोमीटर पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, प्रोकार्योटिक सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो रिलेटिवली रिजिड होता है। किसके रिलेटिवली, यूकारियोटिक के। इसमें आपका फ्लूइड टाइप में पाया जाता है। प्रोकार्योटिक में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकारियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक में डीएनए स्कैटर्ड इन प्रोटोप्लाज्म एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये आपके डीएनए ऑर्गेनाइज होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ, ये आपके फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स को। ठीक है बच्चों, प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर एब्सेंट होते हैं बच्चों। बट यहाँ पर यूकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सभी इसमें एब्सेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल लाइक प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और ईआर, ये सभी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्रोकार्योट जो है राइबोसोम्स R70S टाइप पाए जाते हैं और यूकारियोटिक में आपके राइबोसोम्स 80S टाइप के पाए जाते हैं बच्चों। सेल डिवाइड मोस्टली बाय द फिजन, बडिंग और नो माइटोसिस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो सेल डिवाइड होता है वो फिजन और बडिंग के थ्रू होता है बच्चों। बट यूकारियोटिक में जो सेल डिवाइड होता है आइदर माइटोसिस और म्यूसिस से होता है, जिसको आप बड़ी क्लास में अच्छे से आप सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, लास्ट में देखेंगे प्रोकार्योट के कुछ एग्जांपल हमने आपको बताए हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। एंड यूकारियोटिक सेल में हमने आपको बताया यहाँ पर सेल और द हायर ऑर्गेनिजम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया है बच्चों इस चैप्टर का। सभी बच्चे इस वीडियो को आप कम से 1 या 2 बार आप देखें, अपने पॉइंट्स को आप रिवाइज करें। जिन बच्चों ने पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट नहीं किए थे वो रिवीजन वीडियो से भी अपने नोट कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में भी आपको मैंने दिखाया है। ओके स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एनसीईआरटी से चैप्टर को पढ़ेंगे और अपने पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको मिडिल ऑफ द चैप्टर आपको गिवन होते हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। एग्जाम में आपके कंप्लीट चैप्टर आएगा बेटा, जितने चैप्टर आपको पढ़ा दिए जा रहे हैं वो सभी चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप 1 by 1 लाइन बाय लाइन सभी डायग्राम्स और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।